हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम इंश्योरेंस को कवर करने वाले हैं और इसके साथ ही हम IRDA को भी कवर करेंगे। यानी हम करण चौधरी की बुक से चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सोशल सिक्योरिटी को कवर कर दिया है, लेबर लॉ को भी मैंने कवर कर दिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सारे चैप्टर को मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियोज़ तक पहुँच सके और उन वीडियोज़ को देख सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारे चैप्टर हैं, उनको आप ज़रूर से देखें। और इस बुक से है जो कि 4th एडिशन है करण चौधरी का, काफ़ी बेस्ट किताब है ये EPFO के लिए। तो आइए हम बात करते हैं बीमा के बारे में। और अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो मैंने दी प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर को कवर किया है। जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर को भी मैंने कवर कर दिया है। स्पेक्ट्रम को भी मैंने डाल दिया है 7 इकाई तक, उसको आपने जा करके उसको भी आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम को। इन सारे वीडियोज़ के लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो आइए हम जानते हैं बीमा के बारे में। और ये जो लैंग्वेज है इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समझने या समझाने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं बीमा के बारे में। बीमा उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा किसी जोखिम विषय से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अल्प राशि का कंट्रीब्यूशन लेकर के उससे ऐसे व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है जिनको उस जोखिम से हानि या फिर क्षति होती है। तो इस प्रकार बीमा एक ऐसा लिखित अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमाकर्ता किसी भी निश्चित घटना के घटित होने पर जो बीमित व्यक्ति उसको एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। एक सहकारी प्रयास के रूप में बीमा लोगों व व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये बीमित व्यक्तियों में विचित्र जोखिमों से सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करता है। सुरक्षा के अलावा ये लोगों में अनिवार्य बचत को भी प्रोत्साहित करता है। इससे देश में पूंजी निर्माण और आर्थिक प्रगति में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। बीमा के लक्षण क्या है? बीमा जो है निश्चित जोखिमों से सुरक्षा का उपाय है। बीमा जोखिमों को बांटने की प्रक्रिया का प्रावधान है। बीमा जोखिम के हस्तांतरण की विधि है। बीमा एक लिखित अनुबंध या फिर प्रसन्नविदा है। बीमा में बीमादाता और जो बीमादार हैं दो पक्ष होते हैं। बीमा में बीमादाता और बीमादार दो पक्ष होते हैं। मुद्रा में मापी जाने वाली क्षति को बीमाकर्ता द्वारा पूर्ति की जाती है। मुद्रा में मापी जाने वाली जो क्षति होती है उसको ही बीमाकर्ता के द्वारा पूर्ति की जाती है। बीमा सहकारिता के आधार पर आधारित है और बीमा में जोखिम पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। तो ये होते हैं बीमा के लक्षण। अब कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं? तो इंश्योरेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जीवन बीमा होता है लाइफ इंश्योरेंस, और एक होता है साधारण बीमा। इसमें साधारण बीमा में अग्नि बीमा आता है, सामुदायिक बीमा होता है और अन्य विविध बीमा जैसे कि दुर्घटना बीमा, कर्तव्य परायणता बीमा, फसल बीमा, डूबत ऋण बीमा, ये सारे बीमा जो हैं ये साधारण बीमा में शामिल होते हैं। जीवन बीमा जो होता है ये एक सुरक्षा और निवेश अनुबंध होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बीमित को एक निश्चित अवधि के बाद अथवा उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को प्रीमियम के रूप में प्रतिफल के भुगतान के बदले में एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। जीवन बीमा को जीवन आश्वासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे ये आश्वासन मिलता है कि यदि उसकी मतलब कि तुरंत अगर अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित जो परिवार है उसको एक निश्चित धनराशि अवश्य प्राप्त होगी। व्यवसाय में जीवन बीमा दो तरह के उद्देश्यों से किया जाता है। व्यवसाय में जीवन बीमा दो भिन्न उद्देश्य से किया जाता है। पहला जो उद्देश्य होता है वो है संस्था के प्रमुख व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु से संभावित हानि से सुरक्षा हेतु, और दूसरा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिससे संस्था में उनकी निष्ठा में विशेष वृद्धि हो। यदि प्रमुख व्यक्तियों का बीमा कराया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान संस्था करती है और उसकी मृत्यु पर बीमित राशि भी संस्था ही प्राप्त करती है। लेकिन यदि कर्मचारियों का बीमा कराया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान तो संस्था के द्वारा किया जाता है, लेकिन बीमित राशि कर्मचारियों को या उनकी मृत्यु की दशा में उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों को प्राप्त होती है। ठीक है।
भारत में सभी प्रकार के बीमा व्यवसाय का पूर्ण राष्ट्रीयकरण है। जैसे जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ है 19 फरवरी 1956 को, जबकि साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण 20 सितंबर 1972 को हुआ। जीवन बीमा का जो कार्य है वो पूरी तरह से जीवन बीमा निगम के द्वारा, साधारण बीमा का कार्य भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा और इसकी 4 सहायक कंपनियों के द्वारा संपादित किया जाता है। कौन कौन से वो 4 सहायक कंपनी हैं? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो कि कोलकाता में स्थित है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मुंबई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई के द्वारा संपादित किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के सिद्धांत क्या है? बीमा एक वैध अनुबंध होता है, इसलिए भारतीय अधिनियम 1872 के प्रावधान इस पर लागू होते हैं, जैसे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य। इसमें कुछ तत्व भी अनिवार्य रूप से होने चाहिए। कौन कौन से तत्व? बीमा योग्य हित, यानी बीमा अनुबंध की वैधता के लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि बीमादार का बीमा की विषय वस्तु में बीमा हित हो। बीमादार का बीमा की विषय वस्तु में बीमा हित हो। बीमा योग्य हित का आशय बीमित वस्तु में बीमादार के ऐसे आर्थिक हित से है जो उस वस्तु की सुरक्षा, निरंतरता या उपलब्धता में निहित होता है। जीवन बीमा में व्यक्ति का हित अपने जीवन में होता है, वहीं जो संपत्ति बीमा होती है, संपत्ति बीमा कराने में उस संपत्ति के मालिक का हित उसकी सुरक्षा में रहता है। जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा योग्य हित बीमा कराते समय होना आवश्यक है, जबकि अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय और हानि होते समय दोनों ही समय होना आवश्यक है। लेकिन जो सांप्रदायिक बीमा होती है, सांप्रदायिक बीमा सहित अन्य जो समस्त प्रकार की बीमा है, उसमें हानि के समय में ही होना आवश्यक होता है। और जो तत्व है वो है परम सद्विश्वास। बीमा के अनुबंध में परम सद्विश्वास तत्व का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत बीमादार और बीमाकर्ता दोनों पक्षकारों का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसे समस्त सारवान तथ्यों को स्पष्ट कर दे जो कि अनुबंध कराने के निर्णय को प्रद्योतित करते हैं। बीमा प्रसन्नविदा के अंतर्गत बीमाकर्ता की तुलना में बीमादार को बीमित विषय वस्तु की अधिक जानकारी होती है, अतः वो अपनी जानकारी वाले समस्त सारवान तथ्यों को प्रकट करना उसके लिए परम आवश्यक है। बीमादार यदि अनुबंध कराते समय सभी सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं करता है तो बाद में ये पता चलने पर बीमाकर्ता अनुबंध को निरस्त कर सकता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा का जो क्षतिपूर्ति सिद्धांत है वो ये स्पष्ट करता है कि बीमादार को केवल वास्तविक हानि या बीमा पत्र की राशि जो भी कम हो उसी का भुगतान प्राप्त होगा। बीमा कराने वाला वास्तविक हानि की राशि से अधिक नहीं प्राप्त कर सकता है, चाहे उसने बीमा उससे अधिक राशि का क्यों ना करा रखा हो। तो इस तरह बीमा जो है वो आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा का साधन है। क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो जीवन बीमा या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से लागू नहीं होता है। कारण ये है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से होने वाली हानि को वित्तीय रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके अंतर्गत एक निश्चित धनराशि के भुगतान का ही प्रसन्नविदा किया जाता है। अगला सिद्धांत प्रत्यासन या सत्वाधिकार हस्तांतरण का सिद्धांत, यानी ये जो सिद्धांत है प्रत्यासन के सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सहायक सिद्धांत कहा जाता है। जब बीमाकर्ता बीमादार को क्षतिपूर्ति कर देता है तो ऐसे स्थिति में वो बीमादार का स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी उसे बीमित विषय वस्तु के संबंध में वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि क्षतिपूर्ति करने से पहले बीमादार को तीसरे पक्षकार के विरुद्ध प्राप्त था। तो इस सिद्धांत के तहत ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि क्षतिग्रस्त संपत्ति का मूल्य शेष बचा है या बीमादार को उसके लिए किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त हो तो इस दशा में बीमित का स्थान बीमाकर्ता स्वीकार कर लेता है। अंशदान का सिद्धांत, यानी जब माल का बीमा 2 या 2 से अधिक बीमा कंपनियों से कराया जाता है तो वो दोहरा बीमा कहलाता है और इस मामले में अंशदान का सिद्धांत लागू होता है। वो ऐसे में हानि की दशा में बीमावार चाहे तो सभी बीमा कंपनियों से या फिर एक ही बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर सकता है, लेकिन भुगतान वास्तविक हानि की राशि से अधिक नहीं हो सकता। ये बीमा कंपनियां समानुपातिक आधार पर क्षतिपूर्ति राशि में अपना अंशदान करेंगी। निकटतम कारण। सामान्यतः बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमित विषय वस्तु की सभी जोखिमों के विरुद्ध बीमा नहीं होता है। जब बीमित विषय वस्तु क्षतिग्रस्त होती है तब ये ज्ञात करना पड़ता है कि उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व बीमाकर्ता पर है अथवा नहीं।
ये देखने के लिए ये ज्ञात करना पड़ता है कि उस अपहानि का निकटतम कारण कौन सा है। ऐसा केवल उस स्थिति में होता है जब कारणों का अनुक्रम पाया जाता है। ऐसे में सबसे निकटतम कारण निश्चित करना होता है। यदि उसका बीमा कराया गया है तभी बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे उदाहरण, एक जहाज पेरिस से फल लेकर के जापान रवाना हुआ। एक जहाज पेरिस से फल लेकर के जापान के लिए रवाना हुआ। रास्ते में वो दूसरे जहाज से टकरा गया। इस कारण दूसरा जहाज पानी में डूब गया, जिसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इस जहाज को कुछ दिनों तक वहां पर रुकना पड़ा। फलतः जहाज के फल सड़ गए। यहाँ हानि के दो कारण हो सकते हैं। जहाज का जो फल था वो सड़ गया, तो इस हानि के दो कारण हो सकते हैं, या तो जहाज का टकरा जाना और दूसरा रास्ते में विलंब हो जाना। इन दोनों में से जो निकटतम कारण होगा वो विलंब को स्वीकारा गया है, और ये कारण बीमित नहीं होने से बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं ठहराया जा सकता। हानि को न्यूनतम किया जाना, यानी जब बीमादार को क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में किसी तरह की हानि सहन करनी पड़ती है, तो ऐसे कंडीशन में उसे हानि को न्यूनतम करने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए जो कि बीमा ना कराने वाला व्यक्ति उठाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन में बीमाकर्ता उसकी लापरवाही के कारण होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये सिद्धांत बीमादार को सचेत रहने के लिए अभिप्रेत करता है। बीमा के क्षेत्र में सुधार किस तरीके से किया जा सकता है? बीमा क्षेत्र को बीमा नियामकीय एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 को लागू करके निजी प्रतियोगिता के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में IRDA में अध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। प्राधिकरण हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अपने मुख्यालय से कार्य करते हैं। प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? बीमाकर्ता एवं बीमा अध्यक्षों को लाइसेंस प्रदान करना, वित्तीय एवं नियामकीय निगरानी करना, प्रीमियम की दरों का नियमन और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, ये प्राधिकरण के मुख्य कार्य होते हैं। और किस प्रकार से बीमा क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है? बीमा क्षेत्र के विकास में सहायता की दृष्टि से प्राधिकरण ही पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा, ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों के प्रति सूक्ष्म बीमा एवं एजेंटों, कॉरपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों तथा थर्ड पार्टी प्रशासकों के लाइसेंस पर नियामक जारी किए हैं। IRD ने बीमा कंपनियों के पंजीकरण, सॉल्वेंसी मार्जिन, निवेश एवं वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में नियामकीय ढांचा भी लागू किया है। इस क्षेत्र में खुलने के बाद बीमा उद्योग में भागीदारी की संख्या वर्ष 2007 से बीमाकर्ताओं, भारतीय जीवन बीमा निगम, 4 सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता, 1 विशिष्ट बीमाकर्ता यथा निर्यात ऋण गारंटी नियम एवं राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो बीमाकर्ताओं हैं इससे बढ़ करके मार्च 2016 तक 55 बीमाकर्ता हो गए हैं, जो जीवन, गैर जीवन पुनर्बीमा खंडों में विशिष्टता प्राप्त बीमाकर्ता यथा निर्यात ऋण गारंटी और भारतीय कृषि बीमा कंपनी सहित काम करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सरकार ने गरीबों और वंचित को लक्षित कर एक सार्वभौमिक सुरक्षा पद्धति विकसित करने के लिए 3 महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की है। ये सामाजिक सुरक्षा घोषणा है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष की जीवन बीमा योजना है, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण किया जाएगा। इसमें किसी भी कारण हुए मौत के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर है, और ये 18 से 50 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए जिनका बैंक में बचत खाता है और जो उसके शामिल होने और ऑटो डेबिट हेतु सहमति देते हैं, उपलब्ध है। इसमें IT मोड में क्रियान्वयन के साथ बैंक खाता से जुड़ा नामांकन और उपभोक्ता के बैंक खाता से ऑटो डेबिट के जरिए प्रीमियम भुगतान शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन से वहन करने की क्षमता के साथ गरीबों तथा वंचितों को लक्षित करना संभव है, और इससे देश में जीवन बीमा की कम पहुंच की स्थिति में भी सुधार होगा। राष्ट्रपति फसल बीमा कार्यक्रम क्या है?
तो प्राकृतिक आपदा के लिए कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब होने से किसानों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और नारियल वृक्ष बीमा योजना जैसे योजनाओं के अवयवों को मिला करके राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसे एनसीआईपी के क्रियान्वयन के बाद रबी फसल 2013-14 से वापस लिया जाना था, उसको 2015-16 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान फसल बीमा योजनाओं की हाल ही में विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्र समेत विभिन्न हिस्सेदारों के साथ परामर्श करके समीक्षा की गई है। एक समीक्षा के परिणाम स्वरूप खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत की गई है। इसके साथ पायलट एकीकृत बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है। पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किसानों के द्वारा सभी खरीफ फसलों हेतु 2% तथा सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का समान अधिकतम का भुगतान किया जाएगा। वाणिज्य और बागवानी फसलों के मामले में अधिकतम 5% वार्षिक प्रीमियम का किसानों द्वारा भुगतान किया जाएगा। किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की दरें काफ़ी कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को हुए फसल के नुकसान की पूरी बीमा राशि मिल सके। शुदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये अथवा 2,000 रुपये अथवा 3,000 रुपये अथवा 4,000 रुपये और 5,000 रुपये है। ग्राहक के बाद उसके पति पत्नी को उसकी मृत्यु तक पेंशन की ये राशि मिलती रहेगी। ग्राहक और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्थिति में ग्राहक के द्वारा नामित व्यक्ति पेंशन कोष में ग्राहक की आयु 60 वर्ष होने तक जमा धन को पाने के लिए अधिकृत होगा। मार्च 2016 से पहले एपीवाई से जुड़ने वाले पात्रता की आयु सीमा वाले ग्राहक जो आयकर दाता नहीं हैं और जो किसी अन्य संविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत है, जो भी किसी अन्य संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा कुल निर्धारित अंशदान का 50% तक सह अंशदान के रूप में 1,000 रुपये प्रति वर्ष तक प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। केंद्र सरकार का सह अंशदान 5 वर्षों तक यानी 2015-16 से 2019-20 तक उपलब्ध होगा। ईएनपीएस क्या है? ईएनपीएस व्यक्तियों को एनपीएस के अंतर्गत अपना व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने के लिए एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ईएनपीएस। ये नए अथवा वर्तमान ग्राहकों को नेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्डों का उपयोग करते हुए एनपीएस के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत पेंशन खाता में प्राथमिक या बाद के अंशदान का भुगतान करने की भी सुविधा देता है। ईएनपीएस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नामांकन की सुविधा नहीं देता है। कोई व्यक्ति अपने पैन और केवाईसी का विवरण, जैसा कि उसके बैंक में जिसमें खाता उसका खाता दर्ज है और ये बैंक ईएनपीएस के पैनल में है, दे करके और आधार का विवरण दे करके एनपीएस के अंतर्गत अपना व्यक्तिगत पेंशन खाता खोल सकता है। एनपीएस हेतु मोबाइल ऐप अब ग्राहकों के द्वारा स्थापित कर उपयोग करने हेतु गूगल प्ले स्टोर में NSDL ई-गाँव द्वारा एनपीएस के रूप में उपलब्ध है। इसमें शामिल है लेन देन का विवरण। इस फीचर के उपयोग द्वारा ग्राहक किसी खास वित्तीय वर्ष के लेन देन का विवरण के लिए निवेदन कर सकता है। दिन की समाप्ति पर यह विवरण ग्राहक के पंजीकृत में आईडी पर भेज दिया जाएगा। खाता का विवरण देखना, ग्राहक अपने एनपीएस खाता के विवरण को देख सकता है। संपर्क विवरण, टेलीफोन या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में परिवर्तन। वर्तमान में ग्राहक लॉगिन प्रमाण पत्र का प्रयोग करके CRA पद्धति में अपना संपर्क विवरण बदल सकता है। यही सुविधा मोबाइल ऐप आदि में भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
वर्षीय व्यक्तिगत बीमा योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक वर्षीय व्यक्तिगत बीमा योजना है जिसका नवीकरण साल दर साल किया जाता है। दुर्घटना होने पर मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली ये योजना से 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए है और इसका फ़ायदा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी बैंक में खाता है और इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो डेबिट यानी खाते में स्वतः प्रीमियम काटने के विकल्प को अपनाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु 2 लाख रुपए है और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में सूचना टेक्नोलॉजी से समन्वित बैंक खाते के आधार पर आसानी से शामिल हो सकता है और खातेदार के बैंक के खाते से स्वतः से ही बीमा प्रीमियम काटने की सुविधा है। गरीबों के लिए योजना में शामिल होना बहुत आसान है क्योंकि ये उपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे देश में दुर्घटना बीमा योजनाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के शुभारंभ की घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में की। इस योजना का उद्देश्य उचित पैदावार और बेहतर फसल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि संबंधी आगतों को खरीदने में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तथा भूमि धारण करने वाले सभी लघु एवं सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के सभी किसानों को 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। ग्राम स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभ लेने वाले को सूची जो है वो प्रकाशित की जाएगी। ग्राम स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभ लेने वालों को सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी तरह की योजना तेलंगाना में रायथू बंधु और उड़ीसा में कालिया प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत काश्तकार, बटाईदार और भूमिहीन किसान जो हैं वो सम्मिलित नहीं हैं। पीएम किसान योजना से एक नीतिगत साधन के रूप में किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं यहाँ पे। सब शब्दों की आपको एक डेफिनेशन मिलने वाले हैं यहाँ पे। बीमाकर्ता क्या है यानी इंश्योरर किसको बोलते हैं? जोखिम लेने वाला पक्षकार बीमाकर्ता या बीमादाता कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीमाकर्ता वो व्यक्ति अथवा संस्था है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। प्रस्ताव प्रपत्र क्या है यानी प्रपोजल फॉर्म किसको बोलते हैं? प्रस्ताव प्रपत्र से आशय छपे हुए ऐसे प्रपत्र से है जो कि बीमाकर्ता के द्वारा बीमा कराने वाले व्यक्ति को निःशुल्क दिया जाता है। इस प्रपत्र को भर करके बीमा कराने वाले व्यक्ति के द्वारा भारी जोखिम का बीमा कराने के लिए आवेदन किया जाता है। प्रीमियम क्या है यानी प्रब्याजी क्या है? वो शुल्क जो बीमाकर्ता को जोखिम ग्रहण करने के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। बीमा पत्र क्या है यानी इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस प्रलेख में बीमा संबंधी शर्तों आदि का उल्लेख रहता है उसे बीमा पत्र अथवा बीमा पॉलिसी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीमा पत्र वो प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एक बीमित के माध्यम से बीमा अनुबंध किया जाता है। बीमाकृत रकम क्या है यानी सम इंश्योर्ड। बीमा अनुबंध के अंतर्गत वो अधिकतम रकम जो बीमित के द्वारा बीमाकृत दुर्घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में बीमाकर्ता के द्वारा बीमित को भुगतान किया जाता है वो है सम इंश्योर्ड। हानि या आपदा पेरिल। हानि का अर्थ वो कारण है जिससे हानि होती है। मानवीय जीवन या संपत्ति अनेक हानिकारकों के कारण जोखिम के अधीन रहती है जिनमें प्रमुख है हड़ताल एवं दंगे, टूटन व बिखराव, बीमारी, दुर्घटना आदि। इंश्योरेंस तथा इंश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिनमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित घटना के घटने पर या निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर देने के लिए बाध्य होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एश्योरेंस का प्रयोग जीवन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है। इसके विपरीत इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस शब्द उन बीमा अनुबंधों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें कि बीमादाता बीमादार को बीमित विषय की क्षति होने पर ही क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। यदि हानि नहीं होती है तो बीमाकर्ता कोई भी राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट है कि एश्योरेंस का प्रयोग क्षतिपूर्ति अनुबंधों में किया जाता है। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू।
समर्पण मूल्य से तात्पर्य उस धनराशि से होता है जो कि बीमा कंपनी के द्वारा बीमा करने वाले को बीमा पत्र अर्पित करने या वापस करने पर दी जाती है। यदि बीमा कराने वाला अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण प्रीमियम देने में असमर्थ समझता है तो वो बीमा पत्र कंपनी को समर्पित करके समर्पण मूल्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हीं बीमा पत्रों का समर्पण मूल्य प्राप्त किया जा सकता है जिन पर कम से कम 3 वर्षों का प्रीमियम अथवा कुल देय प्रीमियमों का 1/10 भाग जो भी अधिक हो दिया जा चुका हो। समर्पण मूल्य समय के साथ बढ़ता रहता है, तो इस तरह समर्पण मूल्य उतना अधिक होगा जितना प्रीमियमों का भुगतान किया गया है। दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस क्या है? दोहरा बीमा का आशय उस बीमित वस्तु का एक से अधिक बार बीमा करने से है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक ही संपत्ति या जीवन की एक से अधिक पॉलिसी ली गई हो तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। जहां तक जीवन बीमा का संबंध है, बीमादार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार एक से अधिक कितने ही बीमा पत्र ले सकता है और समय व्यतीत होने पर और मृत्यु होने पर सभी बीमा पत्रों की रकम मिल जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षतिपूर्ति अनुबंध में दोहरा बीमा कराने से कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि समस्त बीमा पत्रों पर कुल मिलाकर के वास्तविक हानि से अधिक रकम प्राप्त नहीं हो सकती है। अल्प बीमा क्या है? अंडर इंश्योरेंस। अल्प बीमा से आशय बीमित वस्तु या उसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य के लिए बीमा करने से है। जीवन बीमा से अल्प बीमा का कोई भी महत्व नहीं होता है, क्योंकि जितनी रकम के लिए बीमा कराया जाता है उतना ही रकम के लिए बीमाकर्ता पूर्णतः उत्तरदायी होता है। क्योंकि समुद्री बीमा एवं अग्नि बीमा में अल्प बीमा हो सकता है। अग्नि बीमा या फिर समुद्री बीमा में जितनी रकम के लिए अल्प बीमा हुआ है उतनी ही रकम के लिए बीमा करने वाले को स्वयं बीमाकर्ता मान लिया जाता है। अल्प बीमा में क्षति की रकम का विभाजन जोखिम के अनुपात में किया जाता है। पुनर्बीमा क्या है? री इंश्योरेंस। बीमा कंपनियों के पास अधिकांशतः बड़ी बड़ी रकमों के बीमा प्रस्ताव आते रहते हैं। ऐसे प्रस्तावों में कभी जोखिम की संभावना होती है जो एक बीमा कंपनी की जोखिम सहन करने की शक्ति के बाहर हो सकती है। लेकिन यदि ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाए तो बीमा कंपनी की साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण बीमा कंपनी सभी प्रस्तावों को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन यदि वो ये महसूस करती है कि उतनी राशि के जोखिम अकेले सहन नहीं कर सकते, तब उतनी ही रकम का दोबारा अन्य बीमा कंपनी से बीमा करा लेती है। इसे ही पुनर्बीमा कहा जाता है। वास्तव में पुनर्बीमा एक कंपनी के द्वारा की गई जोखिमों को विभिन्न कंपनियों में बांटने का एक साधन है जो जीवन, अग्नि, सामुद्रिक सभी जोखिमों के विरुद्ध कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुनर्बीमा दो कंपनियों के मध्य हुआ एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत एक बीमा कंपनी, जिसे पुनर्बीमा कंपनी कहते हैं, मूल बीमा कंपनी के द्वारा ग्रहण किए गए जोखिम का आंशिक भाग प्रीमियम से कर स्वयं ग्रहण कर सकती है। असाइनमेंट क्या है? अभ्यर्पण। जीवन बीमा पत्र बीमादार की एक मूल्यवान संपत्ति है जिसे हस्तांतरित करने या फिर अभ्यर्पित करने का उसको स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है। बीमादार के इस वैधानिक अधिकार को बीमादाता किसी प्रकार नियंत्रित नहीं कर सकता है। अभ्यर्पण का सामान्य आशय बीमित धन पाने के अपने अधिकार को दूसरे के पक्ष में अर्पित करने से है। बीमा पत्र का अभ्यर्पण प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह, दान, उपहार, ऋण की जमानता या फिर सरकार को कर का भुगतान करने या फिर मूल्यवान प्रतिफल लेकर के किया जा सकता है। नामांकन, नॉमिनेशन। नामांकन से आशय बीमादार बीमा पत्र में किसी व्यक्तिगत को नामजद करने से है जिससे उसकी मृत्यु पर बीमित रकम का भुगतान किया जाएगा। बीमा कराने वाला नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। नामांकन से बीमा कंपनी को ये पहले से मालूम हो जाता है कि बीमादार की मृत्यु होने पर जो बीमित रकम है वो वास्तव में किसको देनी है। नामांकन में अपने जीवन का बीमा कराने वाला बीमा पत्र लेते समय अथवा उसके बाद किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु हो जाने पर बीमा धन पाने के लिए नियोजित कर सकता है। बीमा अवधि में बीमादार की मृत्यु हो जाने पर और बीमादार के जीवन काल में नामांकित की मृत्यु हो जाने पर बीमित रकम बीमादार के उत्तराधिकारियों को मिलती है, न कि नामांकित के उत्तराधिकारियों को मिलेगा। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा बीमा कंपनी और बीमादार के मध्य हुए अनुबंध का परिणाम है।
इस अनुबंध के अनुसार बीमा कंपनी एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को अथवा बीमित की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी को बीमा की रकम देने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। बीमा अधिनियम की धारा 2 के 11 के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय से आशय उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा मानवीय जीवन का बीमा संपन्न किया जाता है। जे.एच. मैगी के अनुसार जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमादाता बीमादार को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के बाद या उसकी मृत्यु पर उसके लाभार्थी को देने का वचन देता है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा में से मृत्यु के विरुद्ध परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शादी एवं शिक्षा और वृद्धावस्था के लिए धन की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही इसमें अनिवार्य बचत को प्रोत्साहन मिलता है और औद्योगिक विनियोग के लिए पूंजी प्राप्त होती है। तो इस तरह स्पष्ट है कि जीवन बीमा से सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व होते हैं। बीमा की पूर्ण अवधि तक जीवित रहने पर बीमादार को मिलने वाली राशि विनियोग का द्योतक तथा बीच में ही मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली रकम सुरक्षा का परिचायक है। जीवन बीमा का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ माना जाता है, क्योंकि व्यावसायिक आधार पर जीवन बीमा कराने की प्रथम जो संस्था है वो ओल्ड इक्विटेबल 1705 में इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। जीवन बीमा के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बीमा कराने से पहले ये निश्चित करना पड़ता है कि उसे किस तरह का बीमा पत्र लेना है। आज विभिन्न प्रकार के बीमा पत्र हमारे देश में जारी किए जाते हैं और सभी बीमा पत्रों की अलग अलग प्रीमियम की दर और सुविधाएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जीवन बीमा क्रय करना चाहता है। तो एक एक करके हम सारे प्रकार को देखने वाले हैं बीमा के। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी यानी होल लाइफ पॉलिसी। इस तरह की जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति के संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और बीमित रकम का भुगतान केवल मृत्यु हो जाने पर किया जाता है। आजीवन बीमा के अंतर्गत बीमा मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित करने का उद्देश्य से करवाया जाता है और अतः ये जो बीमा है उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो कि अपने परिवार की सुरक्षा या किसी को उपहार व दान के लिए एक निश्चित धनराशि का प्रवेश करना चाहते हैं। निश्चित अवधि बीमा पॉलिसी यानी इंडोमेंट पॉलिसी। निश्चित अवधि बीमा पॉलिसी जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। पॉलिसी की राशि का भुगतान इस अवधि की समाप्ति पर अथवा बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर और जो भी पहले हो स्वयं बीमित व्यक्ति को या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को किया जाता है। निश्चित बीमा अवधि कराने का उद्देश्य वृद्धावस्था के लिए आर्थिक प्रबंध कराने के उद्देश्य से किया जाता है। यदि बीमादार लंबे अवधि तक जीवित रहे तो उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं होगी। संयुक्त जीवन पॉलिसी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इस प्रकार की जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों का जीवन बीमा कराया जाता है। बीमा की रकम निश्चित अवधि के समाप्त होने पर अथवा संयुक्त पॉलिसी धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने पर दोनों में से जो पहले हो उससे भुगतान की जाती है। वार्षिक वृत्ति एनुअली। ये पॉलिसी एनुअली जो है ये ऐसी पॉलिसी है जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर अपने लिए या फिर अपने आश्रितों के लिए नियमित आय की व्यवस्था करना चाहते हैं। जो हमारे पे आश्रित है उस पर नियमित आय की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। और जो व्यक्ति वार्षिक वृत्ति लेना चाहते हैं तो उनको एक निश्चित अवधि तक नियमित किस्तों में प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रीमियम की संपूर्ण धनराशि भी एक बार में भुगतान कर सकता है। बीमा कंपनी के द्वारा बीमा की राशि बीमित को एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद अनुबंध की शर्तों के तहत मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक किस्तों में भुगतान की जाती है। तो इस प्रकार की वार्षिक वृत्ति प्रायः वृद्धावस्था में जीवन यापन करने के लिए की जाती है। एनुअली वाली बीमा। सीमित भुगतान पॉलिसी यानी लिमिटेड लाइफ पॉलिसी। ये किस प्रकार की पॉलिसी है? इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित अवधि तक किया जाता है और बीमा की धनराशि केवल बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर ही भुगतान योग्य होती है।
लेकिन प्रीमियम निश्चित वर्षों तक या फिर मृत्यु तक भुगतान योग्य होती है। लाभ युक्त तथा लाभ रहित पॉलिसी यानी विथ प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। लाभ सहित पॉलिसी में बीमा कराने वाले को पॉलिसी के रकम के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम के लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है। यानी लाभ सहित बीमा पॉलिसी की दशा में लाभ प्रकट होने पर बीमा निगम उसका कुछ भाग बोनस के रूप में बीमादारों को देता है, लेकिन इस समय पर प्रीमियम की दर अधिक होती है। इसके विपरीत लाभ रहित पॉलिसी में बीमा कराने वाले को लाभ या बोनस नहीं दिया जाता है लाभ रहित में, और प्रीमियम की रकम अपेक्षाकृत कम होती है। सिकिंग फंड पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी प्रायः कंपनियों के लिए प्रायः नई संपत्तियों के स्थापना के लिए कोषों की व्यवस्था करने के संबंध में की जाती है। सिकिंग फंड पॉलिसी, इसके अंतर्गत कंपनी एक निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करती है एवं ऐसी अवधि के लिए पूर्ण होने पर पूर्ण रकम निश्चित दर से ब्याज सहित वापस ले लेती है। सिकिंग फंड पॉलिसी ऋण पत्रों के शोधन के लिए भी किया जाता है। दोहरी दुर्घटना पॉलिसी, डबल एक्सीडेंट पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तब उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की दोगुनी धनराशि प्राप्त होती है और इसकी प्रीमियम की जो दर होती है वो भी अन्य बीमा पॉलिसी की तुलना में अधिक होती है। आगे हम बात करेंगे अग्नि बीमा के बारे में, यानी फायर इंश्योरेंस के बारे में। तो अग्नि बीमा वो बीमा है जिससे बीमा कराने वाला एक निश्चित समय के बाद बीमा की विषय वस्तु की अग्नि से होने वाली हानि की क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। वो अग्नि बीमा जो है ये प्रायः 1 वर्ष की अवधि तक कराया जाता है और उसके बाद इसका नवीनीकरण कराया जाता है। अग्नि बीमा दुकानों, भवनों, गोदामों आदि के मालिकों को अग्नि के द्वारा हुई हानि से बचाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अग्नि बीमा परम सद्भावना पर आधारित होती है। इससे बीमा कंपनी बीमा कराने वाले की रकम या वास्तविक हानि की रकम जो भी कम हो उसी की भुगतान करती है। अग्नि बीमा में बीमा योग्य हानि अनुबंध कराते समय और हानि दोनों के समय में होना आवश्यक है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 के अनुसार अग्नि बीमा एक ऐसा बीमा है जो कि आग या फिर ऐसे जोखिम से होने वाली हानि के विरुद्ध किया जाता है, जिसका उल्लेख अग्नि बीमा संविदा में किया गया है। अग्नि बीमा में अग्नि से आशय ऐसे अग्नि से है जिसमें आग जल रही हो और जो आकस्मिक रूप से या फिर संयोगवश प्रकट हुई हो। अतः अग्नि बीमा में हुई हानि को ये सिद्ध करने के लिए कि ये हानि अग्नि के द्वारा हुई है, इसके लिए ये सिद्ध करना पड़ता है कि आग में ज्वाला थी और वो अग्नि अचानक से लगी थी। यदि अग्नि में ज्वाला नहीं प्रकट हुई हो तो उसे अग्नि नहीं माना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वस्तुएं अन्य किसी कारण से जल जाती है और उसमें ज्वाला नहीं प्रकट होती है। यदि किसी भवन का नुकसान बिजली गिरने के कारण हुआ है, लेकिन यदि इसमें ज्वाला या फिर आग की लपटें नहीं निकली हो तो उसे आग लगना नहीं समझा जाएगा। और दूसरी बात जो अग्नि बीमा में प्रमाणित करनी होती है वो ये है कि आग जो है वो अचानक से लगी है। यदि आग लगने में आकस्मिकता का अभाव है जो इसे बीमा कंपनी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे यदि किसी काम के लिए दिया जलाई जाती है और कोई हानि हो जाती है तो बीमा कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि आग किसी उद्देश्य के लिए जलाई गई थी जिसमें कि आकस्मिकता का अभाव था। लेकिन इस प्रकार से जलाई गई आग अपनी सीमा से निकल करके बाहर चली जाए और प्रज्वलित होकर के बीमा कंपनियों के द्वारा कराए गए माल को नष्ट कर दे तो ऐसे हानि की पूर्ति के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। अग्नि बीमा में बीमा कंपनी उन हानियों की पूर्ति करने के लिए बाध्य होता है जिसका सबसे निकटतम कारण अग्नि हो। यदि आग लगने से फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाते समय पानी गिरने से होने वाली हानि या फिर फायर ब्रिगेड मकान की तोड़फोड़ करते हैं तो इन सभी हानियों के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होगा, क्योंकि सभी जो हानियां हैं उसका निकटतम कारण अग्नि है। आगे हम बीमा संबंधित कुछ योजनाओं को जानेंगे। तो पहली योजना है जीवन किशोर बीमा योजना। ये जो योजना है जीवन किशोर बीमा योजना, ये बंदोबस्त बीमा योजना है जो कि 12 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना को इस बीमा को बच्चों का कोई भी अभिभावक, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी ले सकते हैं।
तो इस योजना के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। प्रीमियम का भुगतान बीमा को पूर्ण अवधि में वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक किश्त या समय से पहले बच्चे की मृत्यु तक। जोखिम की सुरक्षा बीमा के प्रारंभ होने के 2 वर्षों के बाद या बच्चे की आयु 7 वर्ष होने तक या बीमा की वर्षगांठ जो भी बाद में हो तब से प्रारंभ होगी। ये लाभ सहित बीमा योजना है और निगम के बीमा व्यवसाय के लाभ में सहभागी है। इसे बोनस के रूप में लाभ में से हिस्सा मिलता है। अगली योजना है जीवन भारती बीमा योजना। ये योजना स्त्रियों के लिए लाभ सहित योजना है। ये पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करती है और पॉलिसी धारक के जीवित रहने पर विशेष अवधि में नियमित अंतराल पर भुगतान करती है। गंभीर स्त्री रोग के लिए भी बीमित स्त्री को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जीवन भारती बीमा योजना। इसके बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। तो ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी की पूरी अवधि के भीतर मृत्यु तक प्रीमियम भरना होता है। 2 वर्ष का प्रीमियम भरने के बाद चाहे 3 वर्ष तक प्रीमियम भरा ना गया हो तो भी पूरी बीमा सुरक्षा उपलब्ध है। प्रारंभिक 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमा धनराशि 50 रुपये प्रति 1000 की दर से वर्ष के अंत में जिस वर्ष का प्रीमियम भरा गया होगा गारंटीकृत लाभ जुड़ते जाएंगे। जीवन साथी बीमा योजना। ये योजना पति पत्नी के जीवन पर जारी की जाने वाली बंदोबस्ती बीमा योजना है। ये योजना पति पत्नी दोनों के जीवन पर मृत्यु उपरांत बीमा राशि के बराबर का आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक किस्तों में किया जा सकता है। पॉलिसी अवधि में दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर जो भी पहले हो भरना होता है। ये लाभ सहित योजना है और निगम के जीवन बीमा व्यवसाय से होने वाले लाभ में सहभागी होती है। इसे बोनस के रूप में निगम में लाभ हिस्सा मिलता है। निगम के लाभ में हिस्सा मिलता है। एक विशेष न्यूनतम अवधि तक पॉलिसी के जारी रहने पर अतिरिक्त बोनस भी देय हो सकते हैं। हेल्थ प्लस योजना। हेल्थ प्लस योजना स्वास्थ्य बीमा एवं शेयर मार्केट के लाभ का अनूठा तथा एक अनोखी स्वास्थ्य योजना है जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ बढ़ते शेयर सूचकांक पर आधारित है। हेल्थ प्लस योजना 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए भी समावेश, यदि पति 55 से अधिक है तो पत्नी भी परिवार के लिए ये पॉलिसी ले सकती है यदि आयु नहीं होगी फिर भी। बीमा हेतु घर पर हुए इलाज के खर्चों से लेकर के अस्पताल में हुई सर्जरी तक के खर्चों का भुगतान होगा। आगे हम जानेंगे IRDA के बारे में, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, चैप्टर 6। तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार का एक प्राधिकरण यानी एजेंसी है। इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी। ये प्राधिकरण विनियमों को जारी कर रही है जिसमें बीमा एजेंटों, विलेयता लाभ, पुनः बीमा, बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के दायित्व, लेखांकन की प्रक्रियाओं आदि सहित बीमा उद्योग के लगभग संपूर्ण भाग शामिल हैं। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। वो IRDA अधिनियम 1999 की धारा 14 के 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सभी कंपनियों का मौके पर और मौके के अलावा निरीक्षण करता है। IRDA मौके के अलावा निरीक्षणों के माध्यम से उनके शोध क्षमता मामलों और वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों की नियमित निगरानी करता है। IRDA ने बीमा कंपनियों के कार्यालयों का स्थल पर निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण विभाग की अलग से स्थापना की है। स्थल पर निरीक्षणों के दौरान IRDA बीमा कंपनियों के मार्केट संचालन, परिचालन के तरीके और अभिशासन के मापदंडों सहित उनके सांविधिक प्रावधानों और विनियामक निर्देशों के अनुपालन की सीमा का निरीक्षण करता है। IRDA पर बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्राधिकरण ने कुछ उपाय किए हैं। IRDA ने पॉलिसी धारक हित संरक्षण अधिनियम 2000 को अधिसूचित किया है ताकि इन बातों की व्यवस्था की जा सके। पॉलिसी प्रस्ताव दस्तावेज आसानी से समझी जाने वाली भाषा में हो, जीवन और गैर जीवन दोनों से संबंधित दावा प्रक्रिया, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना,
दावों का शीघ्र निपटान और पॉलिसी धारकों की सेवा आदि। इन विनियमों में दावों के निपटान में होने वाली देश के लिए बीमाकर्ता के द्वारा ब्याज की अदायगी का भी प्रावधान किया गया है। बीमाकर्ताओं से शोधन क्षमता मार्जिन रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे दावों के भुगतान के संबंध में पॉलिसी धारकों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति में हो। बीमा कंपनियों के लिए ये अनिवार्य है कि वे पॉलिसी के अंतर्गत लाभ, निबंध और शर्तों का खुलासा करें। बीमाकर्ता के द्वारा निकाले गए विज्ञापनों से बीमा कराने वाली जनता भ्रमित नहीं होनी चाहिए। सभी बीमाकर्ताओं को अपने मुख्य कर्तव्यों में और अन्य कार्यालयों में उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। प्राधिकरण बीमाकर्ताओं के द्वारा बीमा संविदा के तहत प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पॉलिसी धारकों से प्राप्त किसी भी शिकायत का मामला बीमाकर्ता के समक्ष रखता है। इसके इतिहास की बात करें तो बीमा उद्योग में पहले 26% विदेशी निवेश यानी FDI था, जिसे बढ़ा करके 49% कर दिया गया है। वर्तमान में विदेशी निवेश का प्रावधान 100% कर दिया गया है। 1991 भारत सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम और वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया। 1993 में श्री R.N. मल्होत्रा के नेतृत्व में एक सीमित बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए सेटअप किया गया था 1993 में। इसके बाद 1994 में मल्होत्रा समिति क्षेत्र का अध्ययन किया गया और हितधारकों के बाहर सुनवाई और कुछ सुधारों की सिफारिश की गई। इसकी संरचना है संगठनात्मक संरचना। IRDA अधिनियम 1999 की धारा 4 के अनुसार बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण संपादन यानी IRDA जो संसद के एक अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था, प्राधिकरण की संरचना निर्दिष्ट 10 लोगों के हाथ पे रहेगी। वे हैं एक अध्यक्ष TS विजयन, 5 पूर्णकालिक सदस्यों R नायर, M राम प्रसाद, S रॉय चौधरी और DD सिंह, 4 अंशकालिक सदस्यों अनूप वाधवान, SB मथुर, प्रो VK गुप्ता, CS सुबोध, KR अग्रवाल। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, मगर उनकी आयु 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। सदस्य अपने कार्यकाल त्याग सकता है, लेकिन उसे केंद्रीय सरकार को 3 महीने पहले सूचित करना होगा। हटाने या कार्यालय से बर्खास्त की बात करें तो अगर सदस्य दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो हटाने या कार्यकाल से बर्खास्त हो जाएगा। अगर किसी भी अपराध का दोषी पाया गया हो, अगर उसने जनता के हित के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग किया हो और अगर उसने वित्तीय स्थिति किसी कंपनी में अधिग्रहण किया हो। भूमिका और कार्य, पंजीकरण को संशोधित करने, नवीनीकृत, वापस लेने, निलंबित या किसी भी तरह के पंजीकरण के अयोग्य समझा जाता है तो पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी है इसके पास। बीमा पॉलिसी के बताए गए संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करता है। बीमा दावे का निपटारा, बीमा योग्य ब्याज इत्यादि। ये सर्वे करने वालों और नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता देता है। ये बीमा कारोबार में दक्षता को बढ़ावा देता है। जीवन बीमा कारोबार और सामान्य या फिर गैर जीवन बीमा कारोबारों के प्रतिशत को निर्दिष्ट ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमा कंपनी के द्वारा किया जा सके। प्रभावी ढंग से टैरिफ सलाहकार सीमित के कामकाज की निगरानी रखता है। शोधन क्षमता के मार्जिन को रखरखाव के विनियमन करना, बीमा कंपनी और बीमा के बीच विवादों का निपटारा करता है, यानी बीमा कंपनी और ग्राहक के बीच विवादों का निपटारा करता है और बीमा कंपनियों के द्वारा धन के निवेश को नियंत्रण और विनियमित करता है। तो ये था हमारा बीमा, इंश्योरेंस एंड IRDA दोनों चैप्टर को इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम कर्मचारी भविष्य निधि को कवर करेंगे इस किताब से। और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें सारे वीडियोज़ के।